अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज थोड़ा सा वो बैकग्राउंड बदला हुआ है, ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं कहा आपको थोड़ा सा ओपन एयर नज़ारा कराया जाए। आज का वीलॉग सबसे पहले तो जो आज की अपडेट है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उससे मुतल्लिका, और फिर उससे इस पे बात करेंगे और इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पहलू हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। कोई नई गवाही और कोई नया सबूत जो है जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथ लगा है। थोड़ी सी बात उसके ऊपर भी करेंगे और उस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे किसी ने एक चीज़ भिजवाई है, वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे तो वो ज़रूर सुनिएगा। और बड़ा ही अच्छा एनालिसिस, समटाइम्स हमारे सुनने वाले लिसनर्स, पेट्रन्स वो जो एनालिसिस करके भेजते हैं वो एक आवाम का एनालिसिस होता है, एक आम आदमी का है, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, तजिया निगार नहीं है, वो एक आम शहरी है और वो रिसीविंग एंड पे बैठे हुए क्या सोचता है, तो उसका मैं आपसे आज नज़रिया शेयर करूँगा। शुरू करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशस्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज भी आपने देखा काफ़ी फायर वर्क हुआ। जो जजेस सवाल कर रहे हैं और जो जजेस सवाल उठा रहे हैं उनकी भी आज वो छाए हुए नज़र आए। और दूसरा दिन था प्रोसीडिंग्स का। काजी फैज़ ईसा एक दफ़ा से फिर तन्हा जो हैं वो एक अजीबो गरीब किस्म की लॉजिक देते हुए नज़र आए। और आज के दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट जो है वो दरअसल ये होगी कि काजी फैज़ ईसा साहब कैसे एक मासूम इंसान बनकर अब ये कह रहे हैं कि असल में बल्ले का निशान जो छिन जाना है और बल्ले का निशान ना मिलना है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है। और काजी साहब तो ना कभी गलत सोच सकते हैं, ना गलत देख सकते हैं, ना गलत सुन सकते हैं। तो पता नहीं अब वो ये शख्स बेवकूफ़ है, पागल है, या हम सबको पागल समझता है, ये दुनिया को पागल बना रहा है। जबकि उनके बेंच पे बैठे हुए ही ब्रदर जजेज ने इमीडिएटली ये पॉइंट आउट कर दिया कि जनाबे वाला ये जो आपका केस बनाया जा, ये जो बल्ले का निशान छीनना है वो दरअसल जनाब ही का फ़ैसला था। और अभी तक तो आज फैसल सिद्दीकी साहब के आर्गूमेंट्स हुए। आर्गूमेंट्स आपने सुने होंगे, वो सारी लाइव है, उस पर मैं रिपीट नहीं करता। मोटी मोटी बातें आपसे शेयर कर देते होते हैं, लेकिन साथ एनालिसिस जो है वो ज़रूरी है क्योंकि आप हमें सुनते ही एनालिसिस के लिए हैं। अब इस केस में 24 तारीख पड़ी है। 24 तारीख जो है वो आज से तकरीबन 20 दिन के बाद है। अभी तक की प्रोसीडिंग्स अगर आप कल की भी देखें तो आज की भी देखें तो उसका जो टेक आउट है वो ये है कि कल मैं रात को हैदर मेहदी साहब के साथ भी था तो वहाँ पे मैंने कुछ बात की कि कितने जजेस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दे सकते हैं और कितने ख़िलाफ़ दे सकते हैं। उनका मानना ये था कि काजी साहब के साथ इस वक्त शायद सिर्फ 4 जजेस हैं। मेरा ये कहना था कि 7 से 8 जजेस जो हैं वो काजी साहब के साथ जाएंगे, मुख्तलिफ इंटरनल जुडिशल पॉलिटिक्स की वजह से जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। कल और आज की अगर हेयरिंग को आप उठा के देखें तो इस वक्त लग ये रहा है कि वो जजेस जो समझते हैं कि बल्ले का निशान छिनना एक गैर जमहूरी अमल था और फिर रिज़र्व सीट्स का दिया जाना जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से छीन कर बाकी जमातों के अंदर, वो दरअसल आइन की मंशा के ख़िलाफ़ है। उस जहन के जो सवालात थे वो हमें ज़्यादा सुनने में आए, वो कमेंट्स हमें ज़्यादा सुनने में आए, जिसमें जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस मुनीब जो हैं वो पेश है। काजी साहब जो हैं वो इसके बरक्स सवालात पूछ रहे थे और कमेंट कर रहे थे। ये इस वक्त का मंजरनामा है जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बाकी कुछ जजेस जो हैं, जो कह लीजिए कि रिलेटिवली जूनियर जजेस हैं, वो खामोशी से सुन रहे हैं, यानी कि वो अपना जहन भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे। वैसे ये ज़रूरी नहीं होता कि जो सवाल किए जाएं और जो कमेंट्स दिए जाएं वो कोई उनका जहन डिस्क्लोज़ हर सूरत कर रहे हैं। ये अंदिया तो हो सकता है उनके जहन का, लेकिन ये हतमी सबूत नहीं है, ये भी जहन में रखिएगा। अच्छा, मेरी अब इसके अंदर देखिए बात ये है, चाहे बाकी जजेस जो मर्ज़ी सोचते हों और जुडिशल पॉलिटिक्स के ऊपर काजी साहब के जो साथ वाले जजेस हैं वो चाहे जो मर्ज़ी सोचते हों, एक चीज़ मैं काजी फैज़ ईसा साहब की पर्सनैलिटी के बारे में बड़ा आपसे साफ, जो कहते हैं ना, लगी लपटी रखे बगैर कहता हूँ, काजी फैज़ ईसा के अंदर बुग़्ज़ और अनाद नाम की एक ऐसी चीज़ इतनी ज़्यादा है कि जिसके ख़िलाफ़ हो जाए वो फिर किसी हद तक भी जा सकते हैं, चाहे उसमें कानून कुर्बान हो, आइन कुर्बान हो, उनकी अपनी शख्सियत कुर्बान हो,
ये एक खुदकश बमबार किस्म के इंसान बन जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साथ नफ़रत की असल वजह इमरान ख़ान है। वो अपने आप को इमरान ख़ान से दुश्मनी समझते हैं या जो भी है, हत्ता कि वो ख़ुद जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ अगर रेफरेंस के अंदर किसी का हाथ था तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ था। लेकिन वो ये बात रजिस्टर नहीं करना चाहते क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत और नाराज़ रखना इतना आसान काम नहीं है। खाला जी का घर नहीं है, हर कोई इमरान ख़ान जितना तगड़ा नहीं होता कि बमा अहलो याल के वो जेल में चला जाए। तो लिहाजा काजी साहब ने अपना जो बुग़्ज़ और अनाद है वो इमरान ख़ान की ज़ात तक महदूद रखा हुआ है। और चाहे जो मर्ज़ी भी हो जाए, फैसल सिद्दीकी कितने अच्छे आर्ग्यूमेंट कर लें, सलमान अकरम राजा कितनी ही दलील की बात कर लें, काजी फैज़ ईसा ने फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ देना है। अब जो काजी साहब ने बीच में 20 दिन डाले हैं, कुछ लोगों का ये कहना होगा जी कि अभी वो बाकी बेंचेस थे, ये था, ट्रैवल था, फ़लानी जगह जाना था, ये वो। मैं वो बात नहीं मानता। वो बात मैं इसलिए नहीं मानता कि जब काजी साहब ने दूसरे दिन केस लगाना था तो आज मंसूर अली शाह साहब का जो बेंच था उसको मनसूख कर दिया गया। अब यही वाले जो 2 दिन थे वो इस वक्त भी लगाए जा सकते थे, बाकी बेंचेस को रीएडजस्ट किया जा सकता था। लेकिन इसमें 20 दिन का जो वक्फा डाला है वो असल में नंबर गेम के लिए है कि काजी फैज़ ईसा विल मेक श्योर कि जो उनके धड़े के जजेस हैं, जो उनके साथ या उनके साथ जनरली मुताबिकत रखते हैं, वो इस इशू के ऊपर चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनली कितना ही ज़्यादा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में ना जाता हो, वो कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई टेक्निकल बुनियाद के ऊपर उनकी तादाद का पलड़ा अपनी तरफ कर लें। यानी कि इस वक्त इस 13 की बेंच में से काजी साहब को मैक्सिमम 7 जजेस चाहिए। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये हाईली स्प्लिट जजमेंट होगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अक्सरियती तादाद एक तरफ जाएगी। इस वक्त साहब तक जो काजी साहब ने गेम करनी है, 20 दिनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन 20 दिनों में काजी साहब जो हैं वो इन 7 जजेस को इंश्योर करना चाहेंगे कि वो इनके साथ आएँ और टेक्निकल बुनियाद के ऊपर इनके साथ फ़ैसला दें। ये 7 से 8 भी हो सकते हैं। हाउएवर ये भी मुमकिन है। देखिए, ये कोई बात ख़त्म नहीं है, ये एक तज्ज़िया है, हमें गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन काजी फैज़ ईसा का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, उसने इमरान ख़ान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं देना है। आइन जो है वो तो पहले ही से ये देख चुके हैं। तो लिहाजा आप देखते हैं कि 20 दिनों में इनकी जो लॉबिंग है और जो वे इन करना है अपने बाकी जजेस के ऊपर, वो कामयाब होती है या नहीं होती है। 24 जून को केस रखा गया है, कहा है 2 दिन सुनेंगे, यानी कि 25-26 जून को सुन के एंड ऑफ जून में ये फ़ैसला आ जाएगा। अच्छा, इस फ़ैसले के जहन में रखिएगा, आखिरी बात करता चलूँ, इस फ़ैसले के 2 सतही असरात हैं। एक है 2/3 मेजॉरिटी का, जो कि 2/3 मेजॉरिटी का सीन बन जाएगा ओवरऑल अगर ये फ़ैसला हो जाता है, जो कि अभी की सूरत हाल है, जिसमें आइनी तरमीम की जा सकती हैं, जिसमें चीफ़ जस्टिस की एक्सटेंशन भी शामिल हो सकती है। लेकिन इससे भी अहम बात मैं आपको बता दूं, आज मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी और एक बड़े इंटरेस्टिंग एंगल की तरफ निशानदेही हुई। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो किसी वजह से एक इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इस फैसले की वजह से नून लीग के पास अक्सरियत है हुकूमत की। जब ये फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में अगर हो जाता है तो फिर जो नून लीग है वो मरहून मिन्नत रहेगी किसी इत्तेहादी जमात यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। इस एक्सटेंशन से बढ़कर एक और एक्सटेंशन का सवाल है जो अगले साल का है, वो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का है या न्यू अपॉइंटमेंट का है। इसलिए इस पावर कॉरिडोर के अंदर बहुत सारे पावर सेंटर्स ऐसे हैं जो नहीं चाहेंगे कि नून लीग की हुकूमत अकेली ही इस मैदान के अंदर, इस दश्त के अंदर मुकम्मल फ़ैसला साजी कर सके ऐसे अहम मामलात के लिए। और अगर कल कोई हालात बदलने हैं तो ये पलड़ा अगर देखिए बदल जाता है और रिज़र्व सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं, तो फिर जो नून लीग की हुकूमत होगी वो एक इत्तेहादी हुकूमत होगी। और एक इत्तेहादी हुकूमत की बनिस्बत जो एक सिंगुलर पार्टी मेजॉरिटी होती है उसकी किस्मत, दोनों की जो अहमियत, क़ुव्वत में फ़र्क होता है। और इस्टेब्लिशमेंट हमेशा ज़्यादा तरक्की करती है क्योंकि उसने सिर्फ आज को इंश्योर नहीं करना, आने वाले दिनों को भी इंश्योर करना है, तो वो जॉइंट हुकूमत में, इश्तराक वाली हुकूमत में करती है।
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 20 دنوں میں ان کا کیا ذہن بنتا ہے، اور دوسری طرف قاضی صاحب اپنا جو پرسنل ایجنڈا اور وینڈیٹا ہے اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ باقی آئی تھنک عمران خان صاحب نے اپنا معاملہ تو کافی حد تک اللہ پہ اور عوام پہ چھوڑا ہوا ہے، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ جون کے اینڈ میں اس کیس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ محمد مالک صاحب نے کل اپنے پروگرام میں ذکر کیا کہ جناب، اور یہ ذکر یاد رکھیے گا سائفر کیس کے فیصلہ آنے کے بعد ہوا، وہ ذکر یہ تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑی کوئی زبردست قسم کی کوئی انہوں نے کوئی ثبوت یا کوئی گواہ ڈھونڈ لیا ہے جو عمران خان اور بشرا بی بی وغیرہ کے خلاف بڑا لیتھل اور کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں نے وہ بات سنی، تھوڑا سا کہتے ہیں نا پھیتا گھمایا، یہ وہ کیا، تو بڑا انٹرسٹنگ کچھ چیزوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسی کچھ شنید ہے کہ شاید کوئی ایسا گواہ یا ایسی کوئی چیز تیار کر لی گئی ہے جو آ کے ایک اور جھوٹی گواہی دے دے کہ جی، اب اس میں دیکھیے کیسز کون کون سے اس وقت ہیں۔ ایک توشہ خانہ کا کیس ہے جو اور ہے، اس میں کوئی گواہ آ سکتا ہے۔ القادر کا کیس ہے، اس میں تو ویسے تو ملک ریاض صاحب کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی، لیکن دیکھتے ہیں ان کے بہت سارے لوگ اٹھائے جا چکے ہیں، وہاں سے کوئی چیز آ سکتی ہے کہ جی کوئی بھی چیز گھڑی جا سکتی ہے۔ اور پھر تیسرا کیس جو ہے یہ عمران خان کے خلاف غداری کا ایک اور کیس بھی بنایا جا رہا ہے، تو ان میں سے کسی کیس کے اندر بھی کوئی گواہی آ سکتی ہے۔ اب اس گواہی کا مقصد کیا ہے؟ ابھی تک جتنے کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے یا جو معاملات پچھلے 2 سالوں میں کیے گئے وہ زیرو ہو گئے۔ اب بھی بیانیے کی تلاش ہے کہ کسی طریقے سے، کیونکہ عدالتیں بھی نہیں مان رہی، عوام بھی نہیں مان رہی، کوئی کیس سٹک نہیں کر رہا، اور یہ جو گواہ یا گواہی یا جو بھی چیز چاہیے، اس کی ضرورت اصل میں یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ جی عمران خان برا آدمی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان کو برا ماننے میں کوئی تیار نہیں ہے۔ تو مجھے اسی چیز کے اوپر کسی دوست نے ایک چیز بھیجی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا اچھا کسی نے انالیسس کیا، اور اس میں لکھا یہ ہمارے ایک سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، انہوں نے بھیجا تو ای میل پہ شیئر کیا، تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے جی کہ زمینی خداؤں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا عمران خان کے ساتھ۔ اب وہ انہوں نے لسٹ ڈاؤن کیا، یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سنیے، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اور انہوں نے ہسٹوریکلی شروع کیا، جاوید ہاشمی کانفرنس فیل، عائشہ گلالئی سکینڈل فیل، ریحام خان کتاب فیل، یہودی کارڈ فیل، آڈیو لیکس فیل، ترین اور علیم پروپیگنڈا فیل، قادیانی کارڈ فیل، مانیکا زبردستی طلاق بیانیہ فیل، کوکین شراب بیانیہ فیل، خٹک چوہان ڈار الزامات فیل، عدت نکاح بیانیہ فیل، توشہ خانہ پروپیگنڈا فیل، بنی گالا منی ٹریل کیس فیل، 3 دفعہ مارنے کی سازش فیل، سائفر سیکرٹ ایکٹ فیل، تنگ جیل میں اذیت دے کر توڑنا فیل، ڈیل کرنے کی کوشش فیل، 200 جعلی مقدمات فیل، میڈیا پر عمران خان کو بین کرنا فیل، 9 مئی کروا کر غدار بنانا فیل، آزاد صحافیوں پر ظلم فیل، میڈیا پر نام کی پابندی فیل، پنجاب الیکشن کی دھاندلی فیل، ڈیل کر کے بگوڑا بنانا فیل، پارٹی پر پابندی کی کوشش فیل، کینسر اسپتال فنڈز پر پروپیگنڈا فیل، پارٹی جھنڈے پر پابندی فیل، کشمیر حکومت سازش فیل، گلگت بلتستان حکومت سازش ان کی گرا دی گئی تھی نا فیل، گستاخی ختم نبوت بیانیہ فیل، پارٹی جلسوں پر پابندی فیل، لیگل ٹیم کو دھمکیاں فیل، اندرونی غدار بلیک میلنگ فیل، بہنوں پر بوگس کیس فیل، فوج مخالف بیانیہ فیل، بننے کا نشان چھیننا فیل، پارٹی سے کئی پارٹیاں بنانا فیل، کشمیر سے غداری بیانیہ فیل، یہودی ریاست تسلیم بیانیہ فیل، ورکرز بچوں عورتوں پر ظلم فیل، رہنماؤں اور کارکنان کے کاروبار بند کرنا فیل۔ یہ میری بنائی ہوئی لسٹ نہیں ہے، یہ ہمارے کچھ سننے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے شیئر کی، خود بنائی، کہیں سے میڈیا سے لی، جو بھی ہے۔ اچھی بات یا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام لسٹ درست ہے۔ ہم ہسٹوریکلی دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو عوام میں ان پاپولر کرنے کے لیے آج کی اسٹیبلشمنٹ، پہلے کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی مخالف سیاسی جماعتیں ہر طرح کی کوشش کر چکے ہیں۔
अब ये जो मालिक साहब जिस चीज़ की तरफ निशानदेही करा रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा बयान गाड़ लिया जाए कि जी इमरान खान पैसे लेता था, इमरान खान शराब पीता था, इमरान खान ने यहाँ पे ये किया, इमरान खान ने वो किया, या उसकी बीवी ने किया, या किसी और लोगों ने किया। लेकिन मसला ये है कि जनाब आप तो बड़े सख्त बयानिए बनाने की कोशिश कर चुके हैं, वो सारे फेल हो जाते हैं। इस वक्त अगर किसी और केस में भी ऐसा कोई बयानिया आ जाता है तो उसका भी नतीजा जो है यही निकलेगा। मेरा ख्याल है वो वक्त गुजर चुका है कि जब सियासतदानों के ऊपर, और ख़ास कर इमरान खान जैसे सियासतदानों के ऊपर, करप्शन का बयानिया, जो शख्सी बदनवानी कह लीजिए, पर्सनल वेंडेटा वगैरह उसके ऊपर बनाया जाए, ये अब नहीं चलते। अब अवाम पाकिस्तान की इन तमाम चीज़ों से गुज़र कर इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो असल को समझ लेती है, और इस वक्त वो समझती है कि ये जंग इस वक्त जो हो रही है वो किसी और के इक़्तिदार के ऊपर एक कब्ज़ा ग्रुप की है, और उस ग्रुप को जब तक वो लगता है कि वो बेचारे ख़तरे में हैं तो वो अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ ये काम करते रहेंगे। इनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, और ये बाकियों की तरह नाकाम ही नज़र आते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या नया, जिसे कहते हैं कबूतर निकालते हैं, लेकिन जो भी कबूतर निकालते हैं वो हमेशा से इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उसकी तो किस्मत ही ऐसी है कि फुट से उड़ जाता है। इन नालायकों को लगता ही है कि मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीछे शोर भी बहुत ज़्यादा है, मेरा गला भी बैठ गया है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मज़ीद बात होगी। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।